Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture we will discuss the chapter theory for investment portfolio formation, and we have already discussed the main two topics of this chapter. But in today's lecture we will discuss the next one topics and before that we have discussed portfolio theory, and under portfolio theory we have discussed the Markowitz portfolio theory and how the risk and expected return of a portfolio is calculated. And in today's lecture we will discuss the CAPM model, apt model, and efficient market hypothesis, and then we will conclude it today's lecture. First one is the CAPM model. Basically this model is used to measure the risk, because in the previous lecture we have discussed that how the expected rate of return for any portfolio and risk is calculated, and we have discussed their calculations with their formulas. So CAPM model basically was introduced by the William F. Sharpe in 1964, and he has given this model which basically depicts the relationship between the risk and return. और ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी की, क्योंकि इसने इसको प्रैक्टिकली जो है जब इम्प्लीमेंट किया और हमने मेजर किया रिस्क रिटर्न को, तो ये कैम मॉडल जो है एक सूटेबल फाइंड किया गया प्रैक्टिकली जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. सो मार्कोविट्स ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें जो है उसने जो उसका फोकस था दैट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड फॉर अ गिवन फिजिबल सेट ऑफ सिक्योरिटीज you must have to find the optimal portfolio. Optimal portfolio means that which you will give them which will give you the maximum rate of return at a minimum level of risk. So this level of risk is measured as the variance or standard deviation of the portfolio returns, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. और जो कि इसमें हम लोगों ने जब रिस्क को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जस्ट हमने एक वेटेड एवरेज रिटर्न्स वाली अप्रोच को नहीं फॉलो करना, बल्कि हमने जो उनके वेट्स और एक्सपेक्टेड रेट्स को मल्टीप्लाई करके और उनके जो आपस में रिलेशनशिप है जिसको हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ज़रिए कैलकुलेट किया, उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो तब जाके हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क की एक अमाउंट आती है, या उसकी जो रेशो है या फिगर जो है हमारे सामने आती है. सो जब भी आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बनाते हैं, जिसके अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मीन के विच पोर्टफोलियो विच हैव नंबर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, तो अब इन्वेस्टर्स के लिए ये होता है कि पोर्टफोलियो रिस्क को उसने कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिस्कशन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने का. सम टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं उनके लिए ये एक ट्रिकी सा हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, फिर इसके बाद इसी चीज़ को सामने रखते हुए इसने शार्प ने जो है अपना एक मॉडल दिया है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कि इसको फॉलो करते हुए आप जो है पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसको हम डिस्कस करते हैं. Measuring risk in CAPM is basically based on the identification of two main key components. कौन कौन से components हैं? एक तो आपका ये है कि standard deviation कितना है, ठीक है, आपने standard deviation आपको पता होना चाहिए. और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क होता है, टोटल रिस्क के अंदर कौन कौन से रिस्क आते हैं. एक दो रिस्क इसमें आते हैं जो कि दोनों मिल के पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क बनाते हैं. एक रिस्क को हम कहते हैं सिस्टमैटिक और दूसरे को कहते हैं अनसिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक रिस्क जो है इसको हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, मार्केट रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये एसोसिएट कर रहा होता है मार्केट के साथ. और ये वो रिस्क है जिसको हर एक इन्वेस्टर ने हर हाल में फेस करना होता है, जो इसलिए हम इसको अनडाइवर्सिफाइड भी कहते हैं, कि इसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते. तो दूसरा जो उसका पोर्शन होता है टोटल रिस्क का, उसे हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि कंपनी स्पेसिफिक होता है, कंपनी के कंट्रोल में होता है, हाथ में होता है कि वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि कंपनी के साथ रिलेटेड होते हैं, जिस तरह बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है,
आपकी कंपनी के साथ स्पेसिफिक जो कि रिस्क हैं वो जो रिलेट कर रहे होते हैं वो मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं कि उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ से अगर आप देखें तो जो कंपनी का ओवरऑल टोटल रिस्क है बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक, जो कि स्ट्रेट लाइन आपको जो शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन से बिलो जो रिस्क है ये सिस्टमेटिक रिस्क है जिसे हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर ने फॉलो करना होता है, फेस करना होता है। उससे अबव जो पोर्शन है टोटल रिस्क का जितना भी है अनसिस्टमेटिक है। अब ये कंपनी के हाथ में होता है, उसको वो जितना अच्छा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, तो उसका ओवरऑल जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो जिस रिस्क को हम सामने रख रहे होते हैं बेसिकली वो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, जिसको हम कोशिश कर रहे होते हैं कि नियर टू जीरो चला जाए, यानी कि जिस हद तक हम उसको कम कर सकते हैं उसको कम करें। तो बेसिकली जब टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों रिस्क को ऐड किया जाता है। लेकिन जब हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे होते हैं इसका मतलब यह है कि हमारा फोकस जो होता है टोटल रिस्क में अनसिस्टमेटिक रिस्क वाले पोर्शन पे होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक तो है ही अनकंट्रोलेबल, वो आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है ये वो पोर्शन होता है टोटल रिस्क का जिसको हम बाय अडॉप्टिंग द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यानी कि थ्रू डाइवर्सिफिकेशन भी हम उसको नियर टू जीरो कर सकते हैं। हाँ ये है कि रिस्क को आप किसी भी पोर्टफोलियो से निकाल नहीं सकते, यानी कि यू कांट एलिमिनेट द रिस्क फ्रॉम एनी पोर्टफोलियो, रिस्क इज देयर but you have to minimize them by adopting different tools and techniques. So diversification is the best facilitating tool which facilitate you, which helps to minimize the risk. सो कैपम, इन कैपम जब हम फॉलो करते हैं कैपम वाले मॉडल को, इन्वेस्टर्स बेसिकली आर कंपनसेटेड फॉर टेकिंग ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि कैपम का जो फोकस है वो मार्केट रिस्क के साथ है। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर अगर इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है और वो अगर कैपम के अकॉर्डिंग रिस्क को कैलकुलेट कर रहा है तो वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट ही उसको कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट रिस्क को फॉलो कर रहा है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को नहीं देख रहा। तो कैपम का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर होता है, जो इन्वेस्टर्स जिसको फॉलो कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं जिस रिस्क को, वो है मार्केट रिस्क। तो इसलिए अगर हम एसेंस देखते हैं, हर थ्योरी जो है किसी ना किसी एजम्पशंस पे बेस करती है, वो एक हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी, और लिस्ट भी हो सकती है उसकी। तो जो एसेंस ऑफ कैपम है वो यही है कि द मोर सिस्टमैटिक रिस्क द इन्वेस्टर कैरी द ग्रेटर इन हिज हर एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिंपल वर्ड्स, हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क किसी भी पोर्टफोलियो में होगा इन्वेस्टर उतना ज्यादा रिटर्न जो है डिमांड करता है। तो वो कैपम का भी यही है। तो अब वो इसमें कौन सा रिस्क, हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न मीन्स कि कौन से रिस्क को फेस कर रहा है, उसने उस रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी कि ये वो रिस्क है जो कि कंट्रोलेबल तो नहीं है, यानी कि जिसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं या डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। कैपम अकॉर्डिंग टू एक थ्योरी है जो कि शार्प ने दी थी, और ये जो थ्योरेटिकल मॉडल जो है इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, यानी कि वो एजम्पशंस क्या है कि वो ये कहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ओनली फॉर वन पीरियड होती है अबाउट द फ्यूचर, यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है लेकिन उनकी सिंगल पीरियड के लिए होनी चाहिए, यानी कि कैपम उस इन्वेस्टमेंट पे लागू होगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्राइस टेकर हैं, ठीक है, यानी कि वो प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं और वो जो है मार्केट को इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक सिंगल इन्वेस्टर है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट को। अच्छा, रिस्क फ्री रेट जो है यहाँ पे है कि इन्वेस्टर जो है चाहे वो उसको जो भी चाहे वो बारो करता है, ठीक है, या वो इन्वेस्ट करता है, तो जो रिस्क फ्री रेट है उधर अवेलेबल उसी के ऊपर ही उसने मींस के उसने कंपनसेट करना होगा या कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इन्वेस्टर्स जो इसमें लाई करते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो रिस्क एवर्स होने चाहिए। टैक्सेस और ट्रांजैक्शन की कोई कास्ट नहीं है, मींस कि जब कोई कैपम के अकॉर्डिंग आप रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कास्ट को जो है वो निगेट कर रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, टू ऑल द इन्वेस्टर्स। अब ये तो है एजम्पशंस। एजम्पशंस तो वो होती हैं जो होनी चाहिए, लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे क्या ये एजम्पशंस इन रियलिटी लागू होती हैं या नहीं होती, वो एक अलग बात है।
सो फॉलोइंग दीज एजम्पशन द कैपम प्रिडिक्ट्स, अब इन एजम्पशंस को सामने रखते हुए जो कैपम कहता है वो ये कहता है कि दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर शुड बी गिवन अदर स्टैटिस्टिक्स अबाउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट एंड मार्केट रिस्क। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फैक्टर को सामने रख रहा है जो कि है मार्केट, ठीक है जी, सिस्टमैटिक रिस्क को देखेगा, बाकी उसने तमाम फैक्टर्स को यूं समझने के अवॉइड कर दिया है या निगलेक्ट कर दिया है। जब हम रियलिटी की बात करेंगे, प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीकेशन की गई तो इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक सामने आए। वो ये कि जब ये एजम्पशंस लागू हो रही होती हैं तब तो ठीक है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टर जो है सिंगल पीरियड को ही फोकस कर रहा होंगे। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट का जो फोकस होता है वो मोर देन वन पीरियड होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क टेकर होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो जो है इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि जो हमने टैक्सेस पे करना है, क्योंकि उन्होंने ब्रोकर्स को अपनी एज अ कमीशन जो है फी पे की होती है। जो रिस्क फ्री रेट है वो उसको भी कंसिडर नहीं करते। इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क एवर्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इन्वेस्ट रिस्क टेकर भी हैं। तो ये भी नहीं है कि हमारी मार्केट एफिशिएंट है और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो। तो जब हम इनके एजम्पशंस की वैलिडिटी की बात करते हैं तो इन रियलिटी बहुत सारी जो है प्रैक्टिकल में इनकी एजम्पशंस लागू नहीं होती, लेकिन हाँ अगर मार्केट एफिशिएंट है तो तब तो ये तमाम एजम्पशंस जो हैं अच्छी साबित होती हैं। और कैपम जो है स्टिल इन कैलकुलेटिंग द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड द बेस्ट टूल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन को हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली व्हाट इट डिपिक्ट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने करेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन को डिस्कस किया था जो कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को शो करती है, जबकि जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ये बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न को शो करती है। यानी कि जो टोटल रिस्क में जो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क का जो पोर्शन है जिसको हमने पोर्टफोलियो इसमें कैपम में जो है उसमें मेजर कर रहे हैं, जिसको हमने बीटा से मेजर करेंगे। और ये इसकी इक्वेशन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ रिप्रेजेंट द रिस्क फ्री रेट, बीटा इज हेयर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर मेजरिंग द अनडाइवर्सिफाइड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, एंड आर एम माइनस आर एफ, RM represent the return of a market portfolio minus risk free rate। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क फ्री रेट आप यूं समझ लें यहाँ पे आपका एक इंटरसेप्ट है, यानी कि स्लो आपने इसको हर हाल में इसको फेस करना है। और जो बीटा है जो कि आपका स्लोप बता रहा है, यानी कि लेवल ऑफ सेंसिटिविटी बता रहा है कि अगर बीटा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है एक स्टैंडर्ड से, तो वो तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे उस पोर्टफोलियो के क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो इस रिलेशनशिप को जो लाइन शो करती है जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं रिस्क फ्री रेट को और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो और उसकी बीटा के स्लोप को, तो हमारे पास जो लाइन होती है ड्रॉ होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ईच सिक्योरिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स स्पेसिफिक सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जो भी सिक्योरिटी है हर एक की अपनी SML ड्रॉ होगी और ये डिफरेंट भी होती हैं क्योंकि हर एक का बीटा जो है वो डिफरेंट होगा। तो बीटा डेफिनेटली डिफरेंट होगा तभी जाके आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा जो है वो आपके लिए बेस्ट है। जो मार्केट का स्टैंडर्डाइज्ड बीटा है वो 1 है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बीटा की इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है, 1 से अगर नीचे है तो ये क्या है, 1 से ऊपर है तो क्या है। बेसिकली ये जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ये आपका एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल पोर्टफोलियो जो रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क के पोर्शन है उसके साथ रिलेशनशिप बताती है। मींस के बीटा का और इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये जो लाइन शो करती है रिलेशनशिप को उसे हम कहते हैं SML। कोएफिशिएंट बीटा क्या है? कोएफिशिएंट बीटा जो है बेसिकली हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का अपना एक सिस्टमैटिक रिस्क या अनडाइवर्सिफाइड रिस्क होगा और जिसको हम कोएफिशिएंट बीटा के ज़रिए ही डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं। कोएफिशिएंट बीटा जो है शो करता है कि कितनी जो है उस सिक्योरिटी की प्राइस है या रिटर्न जो सिक्योरिटी का है वो कितना है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेज, यानी कि जो मार्केट के जो फोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की क्या मूवमेंट है।
ओवरऑल, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो मार्केट में हो रही होती है। अब मार्केट में क्या उसका ओवरऑल बिहेवियर है और इंडिविजुअल सिक्योरिटी मार्केट के अगेंस्ट क्या बिहेव कर रही है, तो ये कोएफिशिएंट बीटा बताता है। कोएफिशिएंट बेसिकली हम जब भी लफ्ज यूज करते हैं ये किसी भी चीज की सेंसिटिविटी को बताता है। तो बीटा जो है एक स्टैटिस्टिकल मेजर है अनडाइवर्सिफाइड रिस्क को शो करने में, और ये इसका एक फार्मूला है जिसके जरिए हम बीटा को कैलकुलेट करते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एनी टू सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस टेबल से आप देख सकते हैं कि अगर बीटा 1 है, 1 से बिलो है या 1 से अबव है, तो इसका क्या मतलब है। एक्चुअली जब बीटा 0 होता है तो इसका मतलब यह है कि इन सिक्योरिटी का और मार्केट के जो रिस्क है इन दोनों के आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी रिस्क आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट रिस्क। बेसिकली जो सिक्योरिटी है बीटा अगर 1 से अबव जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मार्केट के अगेंस्ट वो सिक्योरिटी किस तरह इफेक्ट हो रही है, फिर वो अपनी सेंसिटिविटी शो करती है बीटा के जरिए, यानी कि बीटा शो करता है उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मूवमेंट को विद रेफरेंस टू मार्केट सेंसिटिविटी। तो अगर 2.0 है तो इसका मतलब ये है द सेम एज मार्केट, ये उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क उतना ही है जितना मार्केट का है, यानी कि रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इज ट्वाइस हायर देन द मार्केट रिस्क। यानी कि मार्केट का रिस्क जो है वो अगर 1 है तो अगर आपकी सिक्योरिटी का 2 है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की निस्बत आपका जो रिस्क लेवल है वो डबल है। 1 है तो इसका मतलब ये है कि जितना सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो मार्केट के रिस्क के अकॉर्डिंग है। मार्केट जो रिस्क होते हैं हमेशा, जिस तरह आपको पहले ही बताया था कि 2 मेन सोर्सेज हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो इनको अफेक्ट कर रही होती हैं सिक्योरिटी प्राइसेस को। ऑल्दो डिफरेंट मैनी अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो अफेक्ट, बेसिकली वो तमाम फैक्टर जो हैं वो आपकी इन्हीं 2 फोर्सेस पे ही अफेक्ट करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, अगर आपका जो है 0.5 है यानी कि बिलो 1 आ गया है तो इसका मतलब ये कि सिक्योरिटी रिस्क ट्वाइस लोअर देन द मार्केट रिस्क, तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी का मार्केट की निस्बत जो है कम होता जाएगा। फिर 0 पे आ गई, फिर 0 से बिलो जब जाएगी तो वो माइनस में आ जाएगी। तो माइनस में जब चीज़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी रिस्क जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, मार्केट लो होती जाएगी एज कम्पेयर टू मार्केट रिस्क, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड पे होगी। तो इसी तरह जो बीटा है बेसिकली ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी बताता है कि अकॉर्डिंग टू विद रेफरेंस टू मार्केट रिस्क इंडिविजुअल सिक्योरिटी का क्या लेवल ऑफ रिस्क है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो 1 होता है, 1 से अबव जितना होता जाएगा तो इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। One very important features of beta to the investor is that the beta of the portfolio, आपने अगर किसी पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है तो देन डेफिनेटली जब पोर्टफोलियो डिफरेंट सिक्योरिटीज से बना गया है, फॉर एग्जांपल 2 सिक्योरिटीज हैं, तो पहले आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी 1 का बीटा कैलकुलेट करेंगे, फिर आप सिक्योरिटी 2 का बीटा कैलकुलेट करेंगे, उनको उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके और उनके आपस में क्या कोरिलेशन है, ठीक है, कोरिलेशन के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम जब करेंगे तो ये आपके पास एक वेटेड एवरेज ऑफ द बीटाज ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट सिक्योरिटीज आ जाएगा। तो ये वो आप इस फार्मूला के जरिए टोटल जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि पहले आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी का करेंगे, उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड सिक्योरिटी के वेट के साथ आप उसके बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों की आपस में कोरिलेशन को, तो इसी तरह करके फिर आपने जो है वो उनको ऐड करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो बेसिकली जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट सिक्योरिटीज, यानी कि अगर एक पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटीज हैं तो आप चारों का इंडिविजुअल पहले एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे और उनकी 100%, अगर एक पोर्टफोलियो का टोटल वेट 100% है तो 100 में 1 का कितना वेट है, 2 का कितना वेट है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, चारों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 100% बनेगा। तो उनका उनके साथ मल्टीप्लाई करके उनका हम जब सम करते हैं तो ये हमारे पास एक वेटेड एवरेज आता है। Whereas the proportion invested in the securities are their weights. So this means that because every security is plotted on the graph and this will shown through the SML, so every portfolio will have different SMLs.
दैट मीन्स दैट नॉट ओनली एवरी सिक्योरिटी बट आल्सो एवरी पोर्टफोलियो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक पोर्टफोलियो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जिस तरह एसएमएल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हर एक पोर्टफोलियो की फिर अलग अलग से एसएमएल ड्रॉ होगी। तो जब आप ये इनको ड्रॉ करेंगे तो हर एक पोर्टफोलियो का फिर बीटा डेफिनेटली डिफरेंट होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, एप्ट मॉडल, यानी कि जिस तरह कैपम मॉडल था वो बेसिकली रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को ही डिपिक्ट करता है, और एप्ट मॉडल भी रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप को ही डिपिक्ट करता है। ये जो मॉडल है 1976 में एक स्टेफन रॉस जो है एक ऑथर था, उसने प्रेजेंट किया, और इसने जो है बेसिकली इसने इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी इसकी ईजियर थी क्योंकि इसने डिस्प्लेस किया कैपम को। किस सेंस में कि कैपम का जो फोकस था वो सिर्फ ओनली सिंगल फैक्टर पे था, दैट वाज द मार्केट फैक्टर, जबकि एप्ट ने जो कहा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, इसने कहा कि नहीं, मार्केट रिटर्न जो है, जो कि आप सिर्फ मार्केट फैक्टर की बेस के ऊपर आप डिपिक्ट या डिटरमिन नहीं कर सकते, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को असरअंदाज हो रहे होते हैं उसके ऊपर। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो उसने जो है कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फंडामेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसकी जो थ्योरी का ड्रॉबैक था वो सिर्फ ये था कि ही डिड नॉट आइडेंटिफाई द टाइप एंड नंबर ऑफ फैक्टर। टाइप मीन कि कौन से होने चाहिए, और नंबर ये नहीं बताया कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जिस तरह कैपम ने सिर्फ एक ही फैक्टर आइडेंटिफाई किया और वो भी बताया कि वो मार्केट फैक्टर है, मींस कि उस फैक्टर को भी आइडेंटिफाई किया और ये बताया कि ओनली वन फैक्टर। एप्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि नो, नॉट अ सिंगल फैक्टर बट मैनी अदर फैक्टर्स विल अफेक्ट दी एंड आल्सो अफेक्ट्स द स्टॉक रिटर्न्स, but he did not identify the number and type of factor. That was the main drawback. So there could be presumably be an infinitive number of factors. For example, जिस तरह मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है। अच्छा, इन तमाम फैक्टर्स को फिर जब एकेडमिशियन और रिसर्चर्स ने जब इसको रिसर्च किया तो उन्होंने आइडेंटिफाई किए इन तमाम फैक्टर्स को, क्योंकि आर्बिट्राज बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इसको एप्ट मॉडल इसलिए कहा गया कि जो प्राइसिंग थ्योरी में जो वोलेटिलिटी है उसको में जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को डिपिक्ट किया गया, बेसिकली जो उनका फोकस था वो आर्बिट्राज पे था। आर्बिट्राज को अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं वो ये है कि आर्बिट्राज का मतलब ये है कि व्हेन यू विल ऑफर द सेम एसेट in the same market but at different prices. So in this way the investor will earn abnormal returns. तो इस तरह आर्बिट्राज जो है ये एक वाइडली यूज्ड अप्रोच है जो कि इन्वेस्टमेंट की एक टैक्टिक के तौर पे यूज़ होती है। इन्वेस्टर एनालिस्ट और जो इन्वेस्टर्स जितने भी हैं अपने जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो आर्बिट्राज को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने जो भी कहा कि ठीक है आप थ्रू आर्बिट्राज जो है इन्वेस्टर्स गेन एबनॉर्मल रिटर्न, लेकिन जब एबनॉर्मल रिटर्न पे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल भी हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। और ये चीज़ जो है अभी तक इसके ऊपर रिसर्च जारी है और डिफरेंट एकेडमिशियंस जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको डिफरेंट मार्केट्स में अप्लाई करके चेक किया गया है कि उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं स्टॉक रिटर्न्स के लिए। ये उसका फार्मूला है जिसके ज़रिए जो है हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो जो है कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली दिस इज़ आल्सो द लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि इनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनका जो है लीनियर फंक्शन है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो इन तमाम में हम उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जितना भी है, जिन सिक्योरिटीज़ का भी है, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीटास के साथ। तो जो भी ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा ऑफ दैट पोर्टफोलियो बाय यूजिंग एप्ट मॉडल। जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बेसिकली जो उसमें प्राइसिंग थ्योरी में आजकल जो भी न्यू मॉडल यूज़ किया जा रहा है वो इसमें आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। अब हम जब इनकी कंपैरिजन की बात करते हैं कि वेदर एप्ट इज़ बेस्ट और कैपम, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, दोनों में कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ इन द सेंस दैट बोथ हैव द सेम एजम्पशंस,
यानी कि कुछ एजम्पशंस ऐसी हैं जो कि एप्ट और कैपम की सेम है। फॉर एग्जांपल बोथ दे शो द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। ठीक है जी, बोथ जो है वो ये कंसिडर करते हैं कि द इन्वेस्टर मस्ट बी इन रिस्क एवर्स, there should be no transaction cost, there should be no taxes, there should be efficiency of the market, means that all the informations are available in the market easily। लेकिन जो इसकी डिसिमिलैरिटी है वो यही है कि इसने एप्ट ने आइडेंटिफाई तो कर दिए उन फैक्टर्स को, और उन फैक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद उनके जो है ना बीटास फैक्टर, हर एक फैक्टर का क्या बीटा है, बीटा उसकी लेवल ऑफ सेंसिटिविटी बता रहा होता है। तो ये तो प्रॉब्लम जो है उस टाइम तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा है वो इज स्टिल अनसॉल्व्ड। किस तरह की, क्योंकि more than 2 decades have passed since Ross introduced apt model, but it has yet to reach the practical application stage। क्योंकि इसकी एप्ट का जो सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि इसने अब तक ये नहीं क्लियर कर सका कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 5, 10, 11, 12 जितने भी हैं। ही डिड नॉट आइडेंटिफाई द नंबर एंड सेकेंड वन द टाइप ऑफ फैक्टर कि कौन से होने चाहिए। वो अलग बात है कि एकेडमिशियंस इन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी ने फंडामेंटल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, किसी ने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को आइडेंटिफाई किया है, किसी ने स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह कुछ कंपनी स्पेसिफिक हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च जो है अभी हो रही है, बट ओवरऑल बोथ मॉडल्स प्रिडिक्ट हाउ द रिटर्न्स ऑन एसेट विल रिजल्ट फ्रॉम फैक्टर सेंसिटिविटीज, कि जितने भी हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो में वो किस तरह इफेक्ट होते हैं इन फैक्टर से, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। मार्केट है, कुछ कंपनी स्पेसिफिक हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक हैं। अब वो किस हद तक असरअंदाज हो रहे होते हैं वो हम उनकी बीटा से चेक करते हैं। सो दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वेस्टर टू नो अबाउट दैट, अबाउट ऑल दीज टू मॉडल्स। ये दोनों जो भी मॉडल्स हैं अप टिल नाउ, दीज आर कंसिडर्ड एज द best tool because they facilitate the investors in making investment decision, yet but these are not the benchmark, you can say a rule of thumb that only these models are the last one. No, research has been done and is going on to find the best model to calculate the risk return relationship. Third one is the market efficiency theory। मार्केट एफिशिएंसी थ्योरी जो है योगीन फामा एक ऑथर है, उसने अपने एक 1965 में अपने एक आर्टिकल में पेश की थी, रैंडम वॉक्स इन स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, जो कि उसके फाइनेंशियल एनालिस्ट एक जर्नल है जिसमें उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उन्होंने इसमें डिस्कस किया मार्केट एफिशिएंसी। अगर हम डिफाइन करते हैं तो मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मीन्स दैट कि वो मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन जो है ईजीली एंड क्लियरली अवेलेबल हो, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं हो, ताकि जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गेन करें वाइल मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, के जो भी प्राइस है वो एक्चुअल ही प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उस एसेट की वही है जो कि आपके सामने या आपके इल्म में जो आई है। सो इट फेयरली डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो की टर्म है मार्केट एफिशिएंसी में वो ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए जिस मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है वो इजीली अवेलेबल हो। अब उस इंफॉर्मेशन को जब हम देखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मींस दैट ऑल नोन इंफॉर्मेशन, एंड ऑल नोन इन्फॉर्मेशन में कौन सी होती हैं कि अगर आपके इल्म में है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो भी आपके इल्म में जब आए तो एक्यूरेट होनी चाहिए, उनमें कोई भी चेंजेस ना हो चुकी हो। सेकंड वन, करंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो भी आपके पास क्लियरली अवेलेबल हो। दूसरी इन्फॉर्मेशन वो होती हैं जो कि आपने जस्ट एज्यूम्ड की होती हैं या आपने एक अंदाज़ा लगाया होता है फ्यूचर के लिए। तो दो तरह की इंफॉर्मेशंस हैं जो कि शो करती हैं मार्केट एफिशिएंसी को। अब कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, सो इफ द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज व्हिच आर ट्रेडेड इन द मार्केट रिएक्ट टू द चेंजेस ऑफ सिचुएशंस इमीडिएटली, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जब भी मार्केट में कोई भी इंफॉर्मेशन आती हैं, चाहे गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, मार्केट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द अराइवल ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड एडजस्ट themselves and prices are adjusted।
Forms of market efficiency, there are basically three forms of market efficiency under the efficient market hypothesis, that is the weak form, semi-strong form and strong form. The weak form of efficiency का मतलब कहता है कि stock prices are assumed to reflect any information that may be contained in the past history of the stock prices, means that you have not the authenticity to rely on that information, but you have to. अब अगर मार्केट को हम करेक्टराइज कर दें कि ये एक वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इन्वेस्टर्स हैं या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर जो भी है, वो जो रिटर्न अर्न करेगा वो सिर्फ उतना ही करेगा जितना एक डिफाइंड हो चुका है उस टाइम पीरियड में, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसी को ही सामने रखते हैं कि वही उसके पास एक बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल प्राइसेस। अब वो चाहे हिस्टोरिकल प्राइसेस किस हद तक सही है नहीं है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो उसके पास अवेलेबल है आप उसने उसको जो है टेक्निकल एनालिसिस करके और उसके ऊपर उसने अपना डिसीजन निकालना होता है। सो प्राइसेस विल रिस्पॉन्ड टू न्यूज़, तो इसमें जो भी आपके अराइवल होती है इंफॉर्मेशन की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस रिस्पॉन्ड करती हैं, चाहे गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। इसी तरह हम सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें मींस दैट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइसेस, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जिसमें सिर्फ पास्ट भी आती हैं और जो पब्लिकली अवेलेबल हैं उन तमाम इंफॉर्मेशंस को जो है इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो जब भी हम किसी मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी की जो एजम्पशन है उसको फॉलो किया होगा, यानी कि वो उसी के अंदर कंक्लूडेड होगी। तो अब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होनी चाहिए कौन सी है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइस सीरीज है, एज वेल एज इंफॉर्मेशन इन दी फर्म्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो गिवन होती है, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कंपीटिंग फर्म्स हैं, अनाउंस्ड इंफॉर्मेशन जो कुछ होती हैं वो, all these are related to the basically state of that economy, and these are other publicly available information relevant to the valuation of firm, जो कि आपको कंपनी की वैल्यूएशन के लिए, यानी कि आप चाहे जो भी वैल्यूएशन कर रहे हैं, बॉन्ड टोटल वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू है, उसके लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं तो वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर वो हैं तो हम उस मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कहेंगे। सो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है तो इसका मतलब यह है कि इट शुड एनकम्पासेस द वीक फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब यह है कि वो आप उसमें जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं या जो भी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है शुड बी एबल टू अर्न ओवर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एबनॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हिस्टोरिकली and by using the technical analysis. थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि ये वो है जिसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे होती है, अल्टीमेट एक्सट्रीम, क्योंकि इसमें जो है आपके जो एसेट्स हैं दीज आर फुली रिफ्लेक्ट द स्टॉक प्राइसेस, आर फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब फुली रिफ्लेक्ट मीन दैट जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ऑल दीज आर क्लियरली अवेलेबल। तो जब ये हम किसी मार्केट को एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग जो है वो उसमें नहीं होंगी, क्योंकि उसमें जो है ये एक्सट्रीम लेवल होता है एफिशिएंसी का, और इसमें एफिशिएंसी मींस दैट सिक्योरिटी प्राइसेस क्विकली एडजस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आती है चाहे वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो इतना डिसिप्लिन्ड होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करती है हमारी मार्केट। यानी कि गुड न्यूज़ है तो गुड न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी, बैड न्यूज़ है तो बैड न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी। ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या थी वो अफवाह थी और मार्केट ने रिस्पॉन्ड कर दिया, यानी कि गलत न्यूज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया, तो इसका यानी कि स्ट्रक्चर इतना वीक था कि वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर सके कि वो इंफॉर्मेशन किस हद तक सही थी या गलत थी। तो ये वीक फॉर्म की निशानी होती है। जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट्स हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, और जिस तरह मार्केट की इसमें इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी है, यानी कि गुड है या बैड है, उसके
उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड करती है. सो नो वन इन्वेस्टर और एनी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर शुड बी एबल टू अर्न ओवर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो कोई भी इन्वेस्टर जो है इसमें थ्रू फेक एक्टिविटीज जो है अब नॉर्मल रिटर्न जो है वो इतनी आसानी से अर्न नहीं कर सकता. So the validity of the market efficiency hypothesis, whichever form, is of great importance to the investor. यानी कि ये चाहे जो भी है ये इस तमाम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये डिटरमिन करती है कि ये जो मार्केट हमारी आउट परफॉर्म कर रही है या अंडर परफॉर्म कर रही है ये जस्ट उसकी अपनी परफॉर्मेंस है या जस्ट बाय लक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट. कि आपको जो है इसके लिए ये नहीं है कि जो भी आएगा और उसको मुफ्त में ही हर एक चीज़ जो है वो रिटर्न जो है पॉजिटिव रेट पे दिया जाएगा. ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट बिहेव ऑलवेज रेशनली. क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके जो बिहेवियर्स हैं वो एज अ बाइसेस जो है आपको रिएक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस. So there will be sufficiently large random reaction that an excess profit can't be made. Concept of market efficiency is now criticized by some market analysts and participant by stating that no one market can be fully efficient. In reality ऐसा नहीं होता कि कोई भी market 100% efficient हो क्योंकि investors जो हैं हर वक्त rationally behave नहीं करते क्योंकि they are the normal human beings and their humans emotions and psyche always affect them. So psychological aspects of the investment decision making are very important and research has proved that yes this psychological biases creates hurdles in while making investment decision. So at the same time it can be shown that efficient market can exist if in the real market following events occur. यानी कि फॉर एग्जांपल अ लार्ज नंबर ऑफ रेशनल इन्वेस्टर्स हैं आपकी मार्केट में, ठीक है, और आपकी जो एनालाइजिंग है या आपकी इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है. सेकंड वन क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली एंड वाइडली अवेलेबल है, यानी कि चाहे वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या पब्लिक इंफॉर्मेशन है, एंड दीज आर अवेलेबल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड एट अ वेरी लो और नेग्लिजिबल जीरो कॉस्ट. इंफॉर्मेशन जो है जो कि जनरेट हुई है बाय रैंडम वॉक मैनर एंड कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट. ये नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेंट है किसी और सोर्स पे. नो, ऑल द इंफॉर्मेशन आर इजीली अवेलेबल इंडिपेंडेंटली. इन्वेस्टर्स रिएक्ट टू द न्यू इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली जो भी इंफॉर्मेशन आती है मार्केट रिस्पॉन्ड करती है, और इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इन न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो मार्केट के प्राइसेस हैं वो खुद को एडजस्ट करते हैं टू देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट. Okay, now we will conclude our lecture. In this lecture, we have discussed the calculation of standard deviation. Standard deviation is the basically statistical measure for measuring the portfolio risk. And while measuring the portfolio risk, standard deviation is considered one, but investors take it so complicated. So CAPM and APT model was introduced later on. So measuring of risk in CAPM is based on identification of two main key components: systematic or unsystematic risk. Systematic risk is associated with the market and unsystematic risk जो है is unique to the individual assets. Essence of CAPM जो है उसका यही है कि जितने भी हमारे risk return relationship है जो उसका essence है means that higher the risk and higher the return, then investor should be compensated for bearing the higher risk. तो जो कि हम इसमें कैपम में जो हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है जो कि अनडाइवर्सिफाइबल है, इसको हम मेजर करते हैं बीटा के ज़रिए. बीटा कोएफिशिएंट जो है बेसिकली उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जो है वो सेंसिटिविटी बताता है, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस के मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी क्या वो है सेंसिटिविटी है. और इस रिलेशनशिप को जब हम फॉर एक पोर्टफोलियो के लिए जब चेक करते हैं तो उसका भी एक वेटेड एवरेज ऑफ बीटास जो है तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट सिक्योरिटीज़ का कैलकुलेट करके उसका सम अप लिया जाता है, तो आपके पास एक बीटा पोर्टफोलियो का आता है. उसके बाद हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन को डिपिक्ट किया. बेसिकली ये शो करती है रिलेशनशिप रिस्क एंड रिटर्न को, लेकिन जो आपकी रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, लेकिन रिस्क
वो रिस्क जो कि सिर्फ सिस्टमेटिक है, यानी कि बीटा टोटल रिस्क के साथ ये शो नहीं करती। सो ईच सिक्योरिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स स्पेसिफिक सिक्योरिटी मार्केट लाइन। हर एक जो भी सिक्योरिटी है, हर एक की अपनी एक एसएमएल ड्रॉ की जाती है। उसके बाद जो है एप्ट मॉडल आया आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, जो कि रॉस ने डिफाइन किया था 1976 में, और ये भी रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को ही शो करती है। इस थ्योरी का बेसिक जो फोकस था वो ये था कि इट शोज दैट पोर्टफोलियो रिटर्न्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ओनली सिंगल वन फैक्टर विच इज अ मार्केट फैक्टर, बट इट has been affected by a number of different factors, whether these are fundamental factor or macroeconomic factor and statistical factor. Third one is the market efficiency, means that prices should be available to the investors clearly, which give them the confidence for making the investment decision. So there are three forms of market efficiency: weak firm, semi-strong firm, and strong firm, and each market have its own specific types and characteristics. So these was the whole conclusion. Up till now we have discussed the portfolio theory and formation, and while making the portfolio formation you must have to consider the calculation of return and risk, and for making the portfolio return and portfolio risk, these are the tricky one, but these are the conceptual. If you will know that, you will be able to make the decision for making investment, whether you have different available alternatives, 1 2 3 4. So if you will have the knowledge or concept about the calculation of risk and return, then you will be able to make the good investment decision. Thank you so much, dear student. Hope you will have the nice understanding. Till then, take care and remember me in your special prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.